हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी एस्पिरेंट्स का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और रिसेंटली जो है वो गेट का रिजल्ट लग चुका है और हर साल की तरह आईएफएस के बच्चों ने जो है इस साल भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है, बहुत बेहतरीन रैंक को हासिल किया है। तो उनसे जो है उनकी जर्नी शेयर करना है, उनकी जर्नी जानना, ये तो चीज़ मैंडेटरी हो जाती है। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से, ऐसे ही हमारे आईएफएस के एक बच्चे से आज मिलते हैं, जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही, उसी के साथ साथ उनके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही, क्या अप्रोच उन्होंने लगाई ताकि इस नेशनल लेवल एग्ज़ाम में इतना बेहतरीन रैंक जो है उन्होंने हासिल किया। तो चलिए जानते हैं उनसे ही, उनकी ही कहानी को। तो हेलो। हेलो सर। तो गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग सर। या तो आपका नाम बताओ। मेरा नाम इतिका घटक। अच्छा, दीपिका। इतिका। अच्छा, तो आपका रैंक क्या रहा? मेरा रैंक है गेट एक्सेल में AIR 726। ओके। आपने गेट बीटी को भी ट्राई किया था या नहीं? नहीं सर, नहीं। ओके, तो अच्छी बात है। तो जब आपका रिजल्ट लगा और इतना बेहतरीन रैंक आपको दिखा, तो आपको क्या फीलिंग रही थी, मतलब क्या लगा था इतना अच्छा रैंक देख के? सर सच में मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि मैं CSR के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। एंड मेरा गेट ऑलरेडी 2 बार क्वालिफाई मैं कर चुकी हूँ, 23 एंड 24 में। तो इस बार मैं वैसे ही दी थी कि अगर अच्छा रैंक आ जाए तो। बट मैं गेट के लिए, स्पेशली गेट के लिए मैं कोई प्रिपरेशन नहीं ली थी, ना मैं ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ी थी ना कुछ। बट थोड़ा बहुत PYQs करके गई थी, वो मेरे बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। एंड मैं CSR के प्रिपरेशन के लिए सॉरी, CSR के प्रिपरेशन के लिए मैं IFS का 3 महीने का बैच खरीदी थी। एंड उसका जितना बायोकेमिस्ट्री था एंड जो भी और सारे टेक्निक्स वगैरह था, मैं वो पढ़ाई की थी। एंड उसके साथ यूट्यूब में जो IFAS का सीरीज चल रहा था, PYQ सेशन या फिर जो महाकुंभ वगैरह जो सीरीज चल रहा था, मैं उसके हिसाब से पढ़ाई करके मैं गई थी, तो वही मेरे लिए हेल्पफुल रहा। ओके, तो आईएफएस ने आपकी काफ़ी हेल्प की है इस जर्नी में बहुत अच्छे से। तो ठीक यस है, सर। तो फिर करंटली आप क्या करते हो फिर अब? सर मैं 23 में मैं मास्टर्स कंप्लीट की थी। एंड उसके बाद मेरा टारगेट था कि मैं JRF क्वालिफाई करूंगी, बट कुछ मार्क्स के लिए या फिर कुछ रीजंस के लिए मेरा नहीं हो रहा था JRF। तो फिर मैं 24 में भी मेरा गेट हो गया। उसके बाद मैं CFTRI में मैं प्रोजेक्ट ज्वाइन की थी एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट। मैं काम भी कर रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, बट उस टाइम मुझे लग रहा था कि ड्यूरिंग वर्क इट्स लाइक लिटिल बिट टफ टू क्वालिफाई JRF। मेरे लिए ये लग रहा था। आई डोंट थिंक कि सबके लिए सही सब सेम होगा। बट तो फिर मैं फिर से वो प्रोजेक्ट छोड़ दी। एंड अभी फिर से मैं JRF का तैयारी स्टार्ट की, IFS के 3 महीने का बैच लेके। एंड देन आई एम ट्राइंग टू क्वालिफाई JRF। ओके, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो फिर थैंक यू आपने सर। इतनी मेहनत की है, मतलब पिछले साल जो है आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा मुझे एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए, आपकी क्या रही थी शुरू से एजुकेशनल जर्नी ज़रा। Sir, I'm from West Bengal. So, where I completed my graduation UG in biotechnology from Kaji Nazrul University. And then मैं गेट भी दी थी, DBT गेट भी। एंड उसमें मेरा AIR था 83। तो उसके बेसिक्स में मुझे मादुराई कमराज यूनिवर्सिटी मिला था MSc के, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिला था। तो फिर मैं मादुराई कमराज यूनिवर्सिटी चूज की थी। तो MKU से मैं मास्टर्स कंप्लीट की। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू क्वालिफाई द JRF। ओके, तो आपने गैट भी कौन से साल क्वालिफाई की थी फिर मदुराई कामराज में? मैं 21 में, 2021। अच्छा अच्छा, 2021 में आपने यस। गैट भी क्वालिफाई किया था। तो फिर अच्छा। मतलब गैट भी क्वालिफाई किया, उसके बाद मास्टर्स आपने मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी जैसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट से किया। तो फिर आपको स्टाइफंड भी तो मिला ही होगा। हाँ सर, हाँ। वो स्टाइफंड भी भी मिला मिला था। होगा। तो उसके बाद जब आपने एमएससी कंप्लीट किया, तो फिर आप मास्टर्स की जर्नी में आ गई, यहाँ पे CSIR नेट का प्रिपरेशन और गेट का प्रिपरेशन करने लगे। ओके, उसी के हम्म। साथ साथ आपने प्रोजेक्ट का पोजीशन के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन के लिए भी ज्वाइन कर लिया था।
तो फिर हाँ सर। मतलब मुझे ये बताओ कि क्योंकि मैंने कल से जितने भी सारे बच्चों से इंटरेक्शंस किया है तो वो पर्टिकुलरली या तो पढ़ रहे थे या फिर वो एजुकेशन कर रहे थे, तो फिर जॉब के साथ पढ़ाई को आपने कैसे मैनेज किया, मतलब ये चीज़ थोड़ी बताओ मुझे। Sir, actually, I was trying to manage both my lab work as well as my study, but somehow I didn't because during my project I appeared in ICMR also and ICMR ब्रेड एंड जब ये ब्रेड का रिजल्ट आउट हुआ तब मैं रियलाइज़ की कि मैं और थोड़ा टाइम दे देती तो मेरा शायद ICMR निकल जाता। तो इसीलिए एंड उससे पहले भी मैं सोची कि अल्टीमेट माय गोल इज टू परस्यू PhD नॉट प्रोजेक्ट, so I have to anyway have to qualify the JRF, so that's why I left the project and again I started to prepare for the JRF. ओके, तो अगेनली आप Yeah. स्टार्टेड किया जेआरएफ के लिए। तो Yes मुझे sir. ये बताओ कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही फॉर मल्टीपल एंट्रांसेस एग्ज़ाम्स के लिए, पीएचडी के लिए भी, और उसी के साथ साथ आपने मास्टर्स के टाइम भी आपने गैडबी के लिए प्रिपेयर किया था, तो वो भी एक नेशनल लेवल एंट्रांस एग्ज़ाम ही है। तो दोनों Yes sir. एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही आपकी? Sir, exam preparation journey. Firstly, I qualified IIT JAM also in 2021. So that time it was before that COVID came and during lockdown we all were in at home. So उस टाइम मैं सर्च कर रही थी, मेरा टारगेट था कि मैं वेस्ट बंगाल के बाहर कहीं से मैं मास्टर्स करूंगी। तो मैं सर्च कर रही थी कि कैसे कौन सा एंट्रेंस दे सके, तो वैसे ही मैं IIT जैम दे दी थी। उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था। फिर मैं IIT जैम दी एंड फॉर्चुनेटली उसमें मेरा रैंक आया था 1182 विदाउट वो जो भी मेरा बेसिक्स नॉलेज था उसे मैं की थी। एंड फिर मैं सोची कि गेट बी के लिए टाइम है तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की। उस टाइम मैं पाथफाइंडर फॉलो की थी एंड स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ा बहुत फॉलो की थी एंड पाथफाइंडर बहुत अच्छे से फॉलो की थी। तो उसमें मेरा रैंक आया। एंड फिर ड्यूरिंग मास्टर्स आई डिडंट अपेयर इन एनी एग्जाम एक्सेप्ट 2023 गेट एक्सेल। वो भी डिसर्टेशन के साथ चल रहा था तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा था, जस्ट थोड़ा बहुत PYQs करके मैं गई थी, उसमें भी क्वालिफाई कर गई। एंड उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स आई केम टू होम एंड देन आई अपेयर्ड इन CSR, but that CSR I didn't score that much good। एंड उसी से मैं सोची कि मैं एनालाइज की कि कौन सी जगह पे मेरा गलती हो रहा है एंड क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही करते करते मैं DBT भी दी थी। 2024 में मैं DBT दी थी एंड 2024 जून का जो CSR वो मेरे से मतलब वो मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं उस टाइम प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी चली गई थी। तो ये एंट्रेंस में बहुत सारे दी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स मेरा आया, बट कुछ ना कुछ मैं सीखी हूँ कि क्या इम्प्रूव करना है, कौन सा नेगेटिव नहीं करना है, कैसे क्वेश्चंस चूज करना है। एंड अभी मुझे इतना इम्प्रूवमेंट मेरा हुआ है कि CSR भी दे के भी मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ एंड गेट का जब रिजल्ट आया तब भी मुझे समझ में आया कि मेरा जो पढ़ाई का जो स्टाइल था और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो यही तो था मेरा जर्नी। ये थोड़ा मुझे और अच्छे से बताइए, क्योंकि शायद हम जो गलतियाँ करते हैं वही एस्पेरेंट सारे गलतियाँ करते हैं, और एज एन हाँ, फैकल्टी मुझे ऐसा मैं ही। फर्स्ट हाँ सर, मैं फर्स्ट ये बोलूँगी, मैं सबको ये बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि पहले तो हम लोगों को कोई एक एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस देखना चाहिए एंड उसके हिसाब से पहले हम लोगों को PYQs करना चाहिए। तभी हम लोगों को फर्स्ट समझ में आएगा कि कहाँ पे हम लोगों को और अच्छे से पढ़ाई करना है, क्या गलती हो रही है एंड कैसे हम लोग वो टॉपिक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट तो ये करना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे कि मैं अभी बोलूँगी कि आने वाला एग्ज़ाम है DBT, तो मैं उसके हिसाब से बोलूँगी। तो अभी हम लोगों के पास 50 to 55 डेज अभी तक टाइम है। तो वो टाइम को हम लोगों को पहले एक डिवाइड करना चाहिए कि फर्स्ट कुछ दिन हम लोग PYQs करेंगे, उसके बाद थ्योरी करेंगे, वैसे करना चाहिए। एंड मैंडेटरी ये है कि एग्ज़ाम के पहले 5-6 मॉक तो लगाना ही है। ओके। तो ये मॉक
के लिए मॉक अगर हम लोग देंगे तो उसके हम लोग का जो हम लोग गलती कर रहे हैं, सिली मिस्टेक हो रहा है, वो भी समझ में आ जाएगा। एंड उसके साथ टाइम मैनेजमेंट भी हम लोग बहुत अच्छा से कर पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर होते हैं, स्पेशली फॉर सीएसआर एंड डीबीटी। गेट के लिए फिर भी टाइम रह जाता है, बट सीएसआर में भी बहुत टाइम लगता है एंड डीबीटी के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है। एंड वन मोर थिंग कि हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को चूज करना है या कौन सा छोड़ना है, ये भी एक फैक्टर रह जाता है। तो फिर आपने इतने मल्टीपल्स एग्ज़ाम्स को दिया, इतने अच्छे से आपने परफॉर्म किया और आपने खुद को सेल्फ एनालाइज भी किया है, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखा है कि खुद को इवेल्युएट नहीं करते, वो खुद को सेल्फ एनालाइज नहीं करते, खुद की मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये चीज़ आपसे मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने उनको एक्सेप्ट किया और फिर आपने उनमें चेंजेस किए और उससे आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आया। तो थोड़ा मुझे अपने यस एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस बताइए। तो मतलब हर किसी का होता है कि एग्ज़ाम हॉल की कुछ अलग ही कहानी होती है, थोड़ी आपकी भी बताओ। सर, एग्जाम हॉल में मुझे, हाँ, डर तो सबको लगता है, ये बात सही है, मुझे भी लगा था। बट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं हो जाती। पहले पहले होता था वैसे, मेरे ये नर्वसनेस की वजह से मेरा 23 का जो दिसंबर का सीएसआर था वो मेरा अच्छा नहीं गया था। बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि नर्वस नहीं होना है। बट हाँ, हॉल स्ट्रेटेजी एक मेन फैक्टर होते हैं। तो उस टाइम में इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम से पहले अगर हम लोग एक हॉल टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करके मॉक दे सकते हैं ना, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं एटलीस्ट ये कर पाई थी, मतलब मैनेज कर पाई थी, स्पेशली दिस ईयर। मैं जो सीएसआर दी एंड गेट दी, उसमें मैं कर पाई। लास्ट ईयर तक मुझे फिर भी थोड़ा नर्वसनेस था एंड मैं बहुत सिली मिस्टेक करती थी। इस बार भी मैं की हूँ, वैसा नहीं है कि मैं नहीं की हूँ सिली मिस्टेक, बट मैं बहुत इम्प्रूव की हूँ। एंड ये भी हुआ है कि वो मैं एग्जाम के पहले मॉक दी थी, तो इसके लिए हुआ था पॉसिबल। ओके। तो आपका एग्ज़ाम हॉल का और मॉक से कितना बेनिफिट होता है, आपको क्या लगता है? मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, मॉक देने से, टेस्ट सीरीज लगाने से एग्ज़ाम हॉल में आपको कितनी हेल्प हुई? सर, एग्जाम स्ट्रैटेजी में तो जैसे मैं आपको बताई कि मैं आईएफएस का 3 महीने का जो बैच में खरीदी थी, वो था मेरा 24 का अक्टूबर से दिसंबर तक। तो एंड एग्ज़ाम हुआ 1 मार्च। तो मैं जब देखी कि मेरा सिलेबस कम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था दिसंबर तक, दिसंबर मिड दिसंबर तक मेरा 8 यूनिट कंप्लीट हुआ था, तो मैं सोची कि एक बार मॉक दे ही देती हूँ। तो मैं जब मॉक दी थी मुझे समझ में आया था कि कौन से यूनिट और मुझे और अच्छे से पढ़ना है, एंड कौन सा यूनिट मेरा ठीक ठाक हुआ है। एंड और एक चीज़ें समझ में आ जाता है कि कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए, क्योंकि उसमें सीएसआर में भी तो एक बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं सच बताऊँ तो मैं गेट के पहले मैं नहीं लगाई थी। बट मैं सजेस्ट करूंगी सबको, अगर जो इन फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स है, मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल वो लगाए, क्योंकि गेट में भी केमिस्ट्री रहते हैं एंड बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, वो भी चूज करना पड़ता है। हम लोग सोच के जाते हैं कि मैं जैसे सोच के गई थी मैं बायोकेम करूंगी एंड उसके साथ अगर बॉटनी में कुछ अच्छा आ जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी मैं वो करूंगी, बट मैं जाके देखी कि बायोकेम के साथ मेरा जूलॉजी अच्छा है, तो मैं वो अटेंड की थी। तो ये सब के लिए मैं बोलूँगी कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली फॉर टाइम मैनेजमेंट। एंड जो नेगेटिव हम लोग करते हैं ना, नेगेटिव मार्क्स, तो बहुत उसके लिए भी रैंक इधर उधर बहुत हो जाते हैं, वो सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं मॉक। ओके। तो मतलब आपको काफ़ी हेल्प हुई, आपने एक बहुत अच्छी बातें बताई नए आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो फिर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका यस क्या सर। फ्यूचर प्लान है अब? सर, डेफिनेटली आई विल परस्यू पीएचडी एंड ऑब्वियसली मेरा ट्राई है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना, एंड इंटरव्यू होगा एंड जैसे रहेगा, बट मैं पीएचडी परस्यू करना चाहती हूँ। ओके। तो थोड़ा अगर आप बताओगी किस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है रिसर्च के, तो और। हाँ सर, मेरा इंटरेस्ट है एक्चुअली इम्यूनोलॉजी एंड डिजीज बायोलॉजी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर,
virology, especially in disease biology. I'm very interested. So I will try to pursue my PhD in this sector. पक्का आपका पीएचडी हो जाएगा, अब जो चाह रहे हो Thank you, ख्वाब sir. सब एक मुकम्मल हो, हम यही दुआ करेंगे भगवान से। Thank you, ओके, sir. और आपको आगे वाले जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैकल्टी की तरफ से, आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच Okay. फॉर शेयरिंग योर Thank you, sir. जर्नी, योर नॉलेज और एक्सपीरियंस विथ अस। थैंक यू एंड थैंक Okay. यू वंस अगेन। Okay. Thank you, sir.